नमस्कार। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था और आज बलूचिस्तान के लोग भारत की ओर देख रहे हैं और भारत से समर्थन की उम्मीद करते हैं। उनको लगता है कि जिस प्रकार भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, उसी तरह भारत आज जो इतना ताकतवर मुल्क है, एक एटमी मुल्क है, वो बलूचिस्तान में जाए, इंटरफेयर करे और उसको आजाद कराए। लेकिन क्या ये काम इतना आसान है? कभी ये सोचिएगा कि क्या ये काम इतना आसान है? तब की परिस्थितियां 1971 की और आज की परिस्थिति में कितना फर्क है? वैसे ही निजी तौर पर हम चाहते हैं बलूचिस्तान आजाद हो। हमारा मोरल सपोर्ट उनको है और जब तक ये आरोप भी लगते रहते हैं कि जो बलूचिस्तान है उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक नेटवर्क है जिससे बलोच लड़ाकों को मदद मिलती है। लेकिन मैं इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि क्या भारत बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर पाएगा? क्या उसके लिए क्या चुनौतियां हैं? क्या वाकई में इतना आसान काम है? क्या ये 1971 जैसे हालात हैं? तो इस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। उस वक्त रॉ के चीफ थे आर एन काव और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली प्रधानमंत्री थी और वो जो ऑपरेशन हुआ था उस वक्त बांग्लादेश में, उसमें रॉ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और पाकिस्तानी फौज को पता ही नहीं चला। लेकिन फर्क सिर्फ ये था, उस वक्त और आज जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, उस वक्त जो बांग्लादेश है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान तब कहा जाता था, जो बांग्लादेश बन गया, आज उसकी सीमाएं भारत से मिलती हैं। और तब भी उसकी सीमा भारत से मिलती थी क्योंकि उसकी सीमा, बांग्लादेश की सीमा भारत से मिलती थी, इसलिए रॉ को वहां ऑपरेशन करना सरल था। रॉ अपनी गतिविधियां वहां चला पाया, नेटवर्क स्थापित कर पाया, इसलिए बांग्लादेश अलग हुआ। लेकिन यहां फर्क यह है कि बलूचिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती। और ये बात बिल्कुल ठीक है। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी फौज भेजकर बलूचिस्तान पर एक नाजायज कब्जा किया और उसको अपना हिस्सा बना लिया। उस वक्त कुछ सरदार थे, कबीले, उनके साथ बैठक करके उनको भरोसे में लेकर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हड़पा। लेकिन आज बलोची अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं और वहां नरसंहार जारी है। बलोचों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। लाखों लोग मिसिंग पर्सन की लिस्ट में हैं, कहीं किसी का कोई अता पता नहीं है। और अब ये लड़ाई बहुत तेज हो गई है और अब क्या बलूचिस्तान आजाद होगा, जिसकी राह तो निकल रही है, लेकिन रास्ता अभी मुश्किल है। रास्ता मुश्किल है। तो बलूचिस्तान के लोग, खासकर बलोची जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े संगठन हैं, जो बाहर भी बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं भारत मदद करे। लेकिन क्या भारत मदद कर पाएगा? दोस्तों, बलूचिस्तान की जो सीमा है वो बांग्लादेश की तरह भारत से मिलती नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, चाहे वो गैर कानूनी तौर पर एक कब्जा हो, लेकिन हिस्सा तो है। तो क्या भारत के लिए इतना आसान है वहां अपनी सेनाएं भेजकर ऑपरेशन करना? इतना सरल तो नहीं है। फिर दूसरी बड़ी समस्या क्या आती है? अब मैं सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसी बात आपसे करने जा रहा हूं जिससे आप सुनकर हैरान होंगे कि बलूचिस्तान जो है वो दो हिस्सों में है। दो हिस्सों में है बलूचिस्तान। एक है पाकिस्तान में और एक बलूचिस्तान है ईरान का हिस्सा। ईरान पाकिस्तान से केवल 1.5 घंटे की फ्लाइट है और वहां का जो हिस्सा है बलूचिस्तान का, एक हिस्सा ईरान में है, एक हिस्सा पाकिस्तान में है। तो जो पाकिस्तान में जो हिस्सा है वो बड़ा है, ईरान में जो हिस्सा है वो छोटा है। तो क्योंकि ईरान में भी बलूचिस्तान का एक हिस्सा है, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से भारत अ, अपनी गतिविधियां चलाना चाहे भी तो वो संभव नहीं है। देखिए उसका कारण क्या है।
उसका कारण स्वयं ईरान है। अब मैं जो मेरे थंबनेल का जो जो मैंने थंबनेल लगाया है उसका उसमें मैंने लिखा है कि बलूचिस्तान में रॉ की असली मुश्किल क्या है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना रॉ के लिए मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि ईरान से उसकी सीमा लगती है और ईरान में उसका हिस्सा है। और ईरान की जो अतीत में जो गतिविधियां रही हैं, मैं जो समझाने जा रहा हूं वो ये है कि ईरान को भारत अपना दोस्त तो बताता है। देखिए, आजकल की दोस्ती जो होती है ना, आर्थिक हित कैसे हैं, व्यापार है, इस चीज से जुड़ा हुआ है। इस जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई देश किसी का न दोस्त होता है न दुश्मन। वो अपने फायदे देखता है और जहां वो देखता है कि दोस्त मेरा काम निकल रहा है तो दोस्ती करेगा। अब भारत कोई कहे कि क्या अमेरिका भारत का दोस्त हो सकता है? नहीं हो सकता। वो केवल फायदे की दोस्ती है। चीन से भी हमारी दुश्मनी है लेकिन व्यापार होता है। खैर, मैं यहाँ बलूचिस्तान को डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या ईरान के रहते ईरान की जो गतिविधियां अतीत में रही हैं उसको देखते हुए क्या बलूचिस्तान इतनी जल्दी आजाद हो सकता है? क्योंकि ईरान ने इस अतीत में अगर हम जाएं, अभी वर्तमान में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तो ईरान की स्थिति बहुत खराब है और उस पर अमेरिका अटैक भी कर सकता है। इसराइल के निशाने पर वो पहले से ही है। देखिए, ईरान ने अतीत में भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 1971 की जो लड़ाई थी जिसमें हमने बांग्लादेश को अलग किया, उसमें ईरान खुलकर पाकिस्तान के साथ था। इसी तरह 1965 की जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उसमें भी खुलकर ईरान पाकिस्तान के साथ था। इसी तरह से आपको याद होगा 2016 में कुलभूषण यादव, एक जो कि नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर थे जो कि ईरान में बिजनेस कर रहे थे, ईरान के बलूचिस्तान में, मतलब बलूचिस्तान में ईरान बलूचिस्तान का जो हिस्सा ईरान में है वो वहां बिजनेस करते थे। 1900 ये 2016 की बात है। 2016 में उनको बलूचिस्तान के ही इलाके से अगवा किया गया और उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो आईएसआई ने उनको किडनैप किया, अगवा किया और वो एक रिटायर्ड नेवी के इंजीनियर थे, वहां बिजनेस कर रहे थे। उनको सजाए मौत हुई है लेकिन अभी उनका केस चल रहा है। अभी पाकिस्तान की जेल में वो बंद है, कुलभूषण जाधव। तो जो किडनैप हुआ था कुलभूषण यादव का, उसमें भी कहीं ना कहीं ईरान की खुफिया एजेंसियों ने टिप्स दी थी, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कि देखिए इस तरह से एक आदमी है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। तो इसमें संलिप्तता थी, उसमें शामिल था ईरान की खुफिया एजेंसी कुलभूषण यादव को अगवा करने में शामिल थी। इसके बाद ईरान से पूछा भी गया था, उस वक्त जब कुलभूषण यादव अगवा हुए थे उस वक्त ईरान के अधिकारियों से पूछा गया था तो ईरान ने कोई सही जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह था ईरान की भूमिका उसमें संदिग्ध थी। कुलभूषण जाधव वहां पर आरोप था कि वहां पर वो ट्रेनिंग देते हैं और पाकिस्तान के नेवल बेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस तरह की बात थी। अब मैं आपको बताऊं कि उसके बाद ये जो हामिद अंसारी 1989 से 1990 तक, जो कि आपको हामिद अंसारी याद होगा, पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे भारत के और लंबे समय तक उपराष्ट्रपति हुए, उनको एक्सटेंशन भी मिला। सोनिया गांधी थी उस समय, मतलब यूपीए की सरकार थी। तो हामिद अंसारी साहब उस वक्त वहां पर भारत में उस वक्त भारत के जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हाई वाइस चांसलर भी हुआ करते थे एक टाइम पर। 1989 से 1990 तक हामिद अंसारी अफगानिस्तान में भारत के एम्बेसडर थे और उसके बाद ये ईरान में साल 1990 से 1992 तक और उसके बाद सऊदी अरब में 1995 से 2000 तक भारत के राजदूत थे। तो 1990 से 1992 तक का हामिद अंसारी का कार्यकाल बड़ा ही विवादास्पद था। इन पर यह आरोप था कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मदद की वहां बैठकर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2017 में रॉ के कुछ अधिकारी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और उन्होंने ये दावा किया था कि हामिद अंसारी ने ईरान में रहकर रॉ के कई ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाया है और कई गोपनीय जानकारी ईरान की खुफिया एजेंसी को देकर भारत के हितों को प्रभावित किया है हामिद अंसारी ने। तो ये
एक बहुत बड़ा अच्छा उसमें एक एनके सूद हुआ करते थे जो कभी मेरे चैनल पर भी आया करते थे। तो हामिद अंसारी ने तो पूरा चिट्ठा खोला था इनका इसका एनके सूद साहब ने हामिद अंसारी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था। और किस किस तरह से वहां इन्होंने रॉ के एजेंटों की इंफॉर्मेशन ईरान की खुफिया एजेंसी को दी और उन्होंने उनको कई लोगों को पिटवाया और फिर कई लोगों को देश छोड़ना पड़ा। किस हालात में वो अपनी एम्बेसी में काम करते थे, दूतावास के अधिकारी अपने को सुरक्षित नहीं पाते थे। तो ये जो हामिद अंसारी की गतिविधियां थी ये थी। खैर, एक बात और बताता हूँ। मैं आपको बताऊं कि जब 1990 के दशक में जब कश्मीर में मिलिटेंसी तेज हुई और उस वक्त जो आईएसआई ने जो जिहाद में शामिल लोग थे कश्मीर में, जो बड़े बड़े संगठन थे उस वक्त आतंकवादी संगठन, उनके लोगों को ट्रेंड किया और उनके लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए दो जगह थी। एक तो पीओजे के में पीओके के इलाके में ये अपने कैंप चला रहे थे, वहां ट्रेंड कर रहे थे। पाकिस्तान में कुछ एक बहावलपुर जगह है जो साउथ पंजाब में पड़ता है, वहां भी ट्रेनिंग कैंप चलते थे। इसके अलावा ईरान में भी आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चला करते थे और ईरान को यह जानकारी थी कि पाकिस्तान भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ईरान खुद इस काम में लगा हुआ था। ईरान के जो खुफिया एजेंट थे उनको ये जानकारी थी कि यहाँ पाकिस्तान की आईएसआई उनके यहाँ बलूचिस्तान उनके हिस्से में टेररिस्ट एक्टिविटीज चला रही है, मतलब वो कैंप चला रही है। तो वहां जो उस वक्त भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ के जो लोग थे, वो उनमें से एक अधिकारी को लगाया गया था वो, और वो इस काम में नजर रखे हुए था कि किस प्रकार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारी ईरान आते हैं और वहां वो ट्रेनिंग देते हैं आतंकवादियों को और वो आतंकवादी भारत में हमले करते हैं। तो ये जानकारी भारत के खुफिया अधिकारी ईरान में रहकर जुटा रहे थे, लेकिन इसकी भनक जब हामिद अंसारी को लगी तो हामिद अंसारी ने फिर ये जानकारी ईरान की खुफिया एजेंसी को दी और उन्होंने फिर भारत के जो वहां पर जासूस थे ईरान में उनके साथ ज्यादतियां की, उनको उठवाया, किडनैप कराया, उनको पिटवाया, बहुत कुछ हुआ। और ये जानकारी उस वक्त ये अटल जी को भी दी गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ईरान भारत का एक बहुत भरोसेमंद दोस्त होता तो फिर 1990 में जब हमने हमारे उस वक्त तत्काल 1990-91 में हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव साहब, उन्होंने उस वक्त एक बहुत अच्छा काम किया था, भले ही वो कांग्रेस के थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। हमने ईरान की इन गतिविधियों को देखते हुए इसराइल के साथ भारत का संबंध इसीलिए है। इसराइल को भारत सरकार ने उस वक्त इसराइल को अपने खेमे में इसलिए लिया, इसलिए उनसे संबंध बनाए ताकि जो ईरान की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर उनका मुकाबला किया जाए। क्योंकि ईरान भरोसेमंद नहीं था, तो ईरान को काउंटर करने के लिए उस वक्त हमने इसराइल से संबंध बनाए। तो ये जो हुआ, ये जो काम हुए, इस ये मैंने आपको पूरा जो एक हिस्ट्री बताई है वो सिर्फ इसलिए बताई है कि ईरान का जो 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 भारत चाहता है बलूचिस्तान में, या भारत जो बलोच चाहते हैं आजाद हो और वहां रॉ अपना नेटवर्क खुफिया तेजी से चला पाए और उसके लिए एक आसानी हो, ये ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब तक ईरान वहां पर है तो आपको क्या लगता है, ईरान भले ही आज ईरान और पाकिस्तान में आपस में एयर स्ट्राइक होती है, वो उनके ऊपर उनके आतंक, वो कहते हैं हमारे वहां आपके आतंकवादी हैं, वो उनके आतंकवादी शिविरों को नष्ट करते हैं, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है ईरान के अंदर और ईरान पाकिस्तान के अंदर आपस में झगड़ते हैं। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि इब्राहिम रईसी आए थे, पाकिस्तान आए थे और उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को की पर चर्चा की। और दूसरा ये भी हुआ कि जब भारत ने कश्मीर में 370 रिवोक की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 को हटाया, 35 को भी हटाया, उस वक्त भी ईरान ने इस पर सवाल उठाए थे। ईरान ने मतलब अक्सर ये जो ईरान का जो रवैया है ना, तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हम आज ईरान को दुश्मन कहते हैं, ईरान को अपना दोस्त कहते हैं, तो ऐसे मतलब दोस्त भी बड़े खतरनाक होते हैं। यानी कि आप मैं ये
ईरान और भारत के बीच हजारों साल पुराने संबंधों को दरकिनार करके भारत ने 1990 के दशक में ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल से दोस्ती पाली थी, दोस्ती गांठ ली थी। इसीलिए क्योंकि ईरान की गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रही हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और दूसरा ये है, देखिए कि ये जो हामिद अंसारी साहब थे, इन्होंने यहां तक सिफारिशें की थी, ये अकॉर्डिंग टू एन के सूद जो रॉ के अधिकारी हैं, और इनके अलावा और बहुत सारे अधिकारियों ने, बल्कि इस पर बुक्स भी लिखी गई हैं, इन्होंने यहां तक कहा था कि रॉ के ठिकानों को ईरान में बंद किया जाए। तो ईरान में इस तरह की गतिविधियां रही हैं, तो ईरान जो है भारत का वैसा दोस्त नहीं हो सकता जो हम आज मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 370 निरस्त जब भारत ने की, उस वक्त भी ईरान ने इस पर सवाल उठाए थे। और इतना ही नहीं, जब 2020 में हमारे दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में जो एनआरसी और सीए को लेकर दंगे हुए थे, उसमें भी ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खामनेई, सुप्रीम लीडर खामनेई, अयातुल्ला नहीं है वो, खामनेई ने कहा कि भारत में मुसलमानों के जनसंहार से पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखी है। और 2024 में जब वो इब्राहिम रईसी अपने पहले पाकिस्तान दौरे में गए थे, तो उन्होंने कश्मीर पर एक साझा बयान जारी किया था। ये अलग बात है कि आज भारत के रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, और भारत ने वहां पर चाबहार पोर्ट भी बनवाया है, और उस पोर्ट के जरिए ही भारत और ईरान के बीच व्यापार होता है, और अफगानिस्तान के लिए भी वहां से ही सामान भेजा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जो ये बलूचिस्तान के लोगों की जो एक ख्वाहिश थी कि भारत इंटरफेयर करे हमारे यहाँ, हमको आज़ादी दिलाए, तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हमने वो किया, रूस के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी बनी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, लेकिन बांग्लादेश की जो सरहद है वो भारत से मिलती थी, ईरान की नहीं, बलूचिस्तान की नहीं मिलती। लेकिन वहां अगर हम करना भी चाहें, तो वहां अगर रॉ या भारत की सेना अपना काम करना चाहे बलूचिस्तान में, तो उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वहां ईरान है, और ईरान की गतिविधियां शुरू से ही संदिग्ध रही हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।